हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको बीपीएससी जंक्शन में। तो आज देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जीके रिलेटेड, जो आपको बिहार सचिवालय सहायक में काम आने वाला है, और 67 या 68 बीपीएससी जो देने वाले हैं उसको ये काम आने वाला है। या जीके रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठने वाले भूतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। जो मैदान और पर्वत तल के बीच जो उठने वाला भूतल है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अत पर्वतीय पठार, पर्वत पादपीय पठार, महाद्वीपीय पठार या तटीय पठार। तो ये कहा जाता है आपका, उसको नाम है पर्वत पादीय पठार। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार या पर्वत पादीय पठार कहते हैं। ये एक तरफ से ऊंचे से और दूसरी तरफ से मैदानी क्षेत्र से घिरे होते हैं। देखिए यही है, एक तरफ से ऊंचे एक तरफ से मैदानी है। ये मैदानी हो गया, ये ऊंचे हो गया माउंटेन वाला, इसी को बोलते हैं पर्वत पादीय पठार। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 545। तो वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो ये किया गया है 31वां संविधान संशोधन के तहत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। देखिए 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। कब? तो 1973 में। बात कर लेते हैं 42वां संविधान कब चेंज हुआ था। तो ये 1976 में हुआ था, डेट पे याद रखिएगा। 44वां कब चेंज हुआ था, जैसे 1978 में हुआ था, 1978 को। ये दोनों डेट याद रखिएगा। बाकी 31वां 1973, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचाई करने का प्रयास करेगा। कौन सा वो अनुच्छेद है। ऑप्शन है 46, 47, 48, 49। तो जो ये है, ये किसके द्वारा किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 47 के तहत किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचाई करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपनी प्राथमिक कर्तव्यों में मनरेगा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा 47 के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है। तो जो लिटमस है वो किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है हल्दी, सिनकोवा की छाल, शैवाल या लाइकेन या मशरूम। तो जो लिटमस है वो शैवाल या लाइकेन से प्राप्त होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है, जो थेलोफाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसे अम्ल या क्षार सूचक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल के किस उपवर्ग में हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, किस उपवर्ग को। तो ये ऑप्शन है 6A, 7A, 7B या 8A। तो ये उपवर्ग जो कहा जाता है हैलोजन ग्रुप का, तो ये कहा जाता है 7A को। राइट आंसर ऑप्शन बी वाला होगा। देखिए यहाँ हैलोजन का दिया हुआ होगा। देखिए टोटल यहाँ 7 है, तो इसी को ये हैलोजन है, तो ये आपका 7A में चला जाएगा। तो यही है आपका कौन कौन आ जाता है हैलोजन में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आर्सेनिक तत्व जो है ये आपका हैलोजन ग्रुप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन है JP कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या विनोबा भावे। तो दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित जो है वो आपका जयप्रकाश नारायण है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका
देखिए आचार्य ये जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने जेपी आंदोलन जो बिहार के माध्यम से भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा की ठोस एवं सक्रिय रूप से प्रदान किया था, जो बिहार से थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसको कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन है लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है उसको हटाया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि लोकसभा के अध्यक्ष सदन के जीवन काल पर पर्याप्त पद धारण करता है, इसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, तो 50। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। तो वो कौन सा नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है कांगो, लोमामी या जम्बेजी या लिम्पोपो। तो जो मकर रेखा को 2 बार काटता है ये लिम्पोपो काटती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है। तो वो काटता है कांगो नदी, वो भी याद रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाला नदी कौन सा है, कांगो। लेकिन मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है, तो लिम्पोपो नदी। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों की उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाइए, मतलब उत्तर से दक्षिण आना है। तो देखिए पहला में आ जाएगा आपका सबसे उत्तर है नीलगिरी पहाड़ी, फिर उसके नीचे अलाई मुड़ी की पहाड़ी, फिर सबसे नीचे इलायची की पहाड़ी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ, देखिए पश्चिमी घाट के प्रमुख जो है उत्तर से दक्षिण से है वो नीलगिरी पहाड़ी है, अलाई मुड़ी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। तो जो लोग करंट का तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होने लगा है, इसलिए करंट अफेयर्स पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और प्लस इस चैनल पे बीपीएससी रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री का 10 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी के लिए मेन है वो सब वीडियो। तो आप लोग पीटी से पहले वो सब वीडियो ज़रूर देखें, 1-2 बार रिवाइज ज़रूर करें। जो आपको क्वेश्चन है वो सब रिपीट बहुत ज़्यादा होगा एग्जाम में। और जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो जो तेल नदी है किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, महानदी या यमुना। तो जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए महानदी का और कौन सा सहायक नदी है। तो देखिए महानदी का और कौन सा सहायक नदी है। तो देखिए शिवनाथ है, मांड है, इर्व है, जोंक है, इस जितना भी है सब महानदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन है प्याज, झींगा, औषधि, टमाटर। तो देखिए टमाटर को अगर छोड़ दें तो बाकी प्याज, झींगा और औषधि जो है वो गुलाबी क्रांति के उत्पादक से संबंधित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है, तीनों हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण जिसको केग बोलते हैं अपनी रिपोर्ट का परीक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको सौंपता है। तो जो केग है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को, लोक लेखा समिति को, राष्ट्रपति को या प्राक्कलन समिति को। तो जो ये सौंपता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। बात कर लेते हैं प्राक्कलन समिति का। तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो टोटल लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। बात करते हैं लोक लेखा समिति के। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से राज्यसभा का 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा का जो होते हैं वो टोटल 15 सदस्य होते हैं। ये टोटल 22 होते हैं। प्राक्कलन में टोटल 30 लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते, याद रखिएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण जिसको क्या बोलते हैं अपना
लेखा परीक्षण रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता है। संसद द्वारा के की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है। लोक लेखा समिति के की रिपोर्ट की अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। मतलब जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपयुक्त लेख जो है उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में ये निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो ये है वो अनुच्छेद 75 के तहत होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्ब में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑप्शन है उत्सर्जन प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए, प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए, उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए या बल्ब का उत्पादन किफ़ायती बनाने के लिए। तो ये जो किया जाता है निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस का उपयोग वो प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यही है। इसमें कोई सिंपल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इसको है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है कि एक मोबाइल फ़ोन जो है उसका चार्जर होता है वो कैसा होता है? एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है या एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये एक होता है स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा। देखिए यही है डाउन जिसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित होता है? मतलब वस्तु की मात्रा जब बदल देंगे तो क्या चेंज नहीं होगा? ऑप्शन है भार, घनत्व, आयतन या द्रव्यमान। तो इसका जो डेंसिटी है वो नहीं बदलता है, तो घनत्व इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ दिया हुआ इसका जो डेंसिटी है वो तो नहीं बदलता। देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या क्या बदल जाता है? तो आयतन बदल जाता है, वॉल्यूम, भार बदलता और द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन इसका घनत्व नहीं चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल के समय में वन जीवों की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? का कारण कौन है? ऑप्शन वनों की कटाई है, आवास की हानि ये भी है, जलवायु परिवर्तन ये भी है, पशुओं की अवैध शिकार ये भी है। तो चारों होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 2 3 4 सारा हो जाएगा। डी आंसर ऑप्शन होगा। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में है, ये एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रियांग या ब्रू जनजाति जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो पाया जाता है ब्रू जनजाति ये आपको त्रिपुरा में ही पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, त्रिपुरा। एक्सप्लेनेशन देखिए सेम चीज़ है, ये त्रिपुरा और मिजोरम में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में मिजोरम नहीं था तो त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि गुप्त वंश का प्रमाण किस पारंपरिक ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? किसका? तो गुप्त वंश का ऑप्शन है वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या भागवत पुराण। तो जो गुप्त वंश का प्रमाण प्राप्त हुआ वो आपका वायु पुराण से प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। देखिए और बाकी बात कर लेते हैं। आंध्र सतवाहन से ये मत्स्य पुराण से प्राप्त हुआ है, मौर्य वंश जो है वो विष्णु पुराण से प्राप्त हुआ है। ये तीनों पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि सदैव सभ्यता का बंदरगाह का नगर कहाँ है? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, लोथल, हड़प्पा। तो जो ये है सभ्यता ये लोथल में गुजरात में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। लोथल कहाँ है? गुजरात, याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21 है कि हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कौन? हाटक। तो राजपुर में ये हाटक है। तो किस महाजनपद की राजधानी थी ये? तो ये था कम्बोज का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कम्बोज। देखिए कम्बोज महाजनपद की राजधानी जो है राजपुर अथवा हाटक थी, जो कि गांधार का पड़ोसी राज्य था। वर्तमान में इसका क्षेत्र जो है पश्चिम उत्तर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित है, जो अभी वर्तमान में है कम्बोज। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है
कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो जो स्वराज शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किए थे वो दादाभाई नौरोजी किए थे। दयानंद सरस्वती किए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ कि स्वराज शब्द का अर्थ होता है स्वशासन, अपना राज्य। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। फिर यह पहली बार आधिकारिक तौर पर दादाभाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मांग रखा था इसका स्वराज का। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नरबली प्रथा जो है समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एनबर्डो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो जो नरबली प्रथा है उसको समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। राइट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा इसका। देखिए यहाँ यही है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो इनको जाता है यहाँ श्रेय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दीवान ए मुखराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा कराया गया था। दीवान ए मुखराज तो ये था, ये भू राजस्व का था, इसका करवाया था स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु दीवान ए मुखराज विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। यह है अलाउद्दीन खिलजी जिनको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, यही पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो ये कहा था वो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, जलालुद्दीन खिलजी ने। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यह विचार रखा, उसने सहविष्णु की नीति अपनाकर बलबन की काल की कठोरता को कम करने की कोशिश भी किया था ये जलालुद्दीन खिलजी ने। देखिए इसको मैचिंग करना है। क्वेश्चन 26 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सूची 1 में बोल रहा है वाटर गैस, तो वाटर गैस क्या हो जाएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाला हाइड्रोजन वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी एलपीजी गैस किसको बोलते हैं, मीथेन और ब्यूटेन वाला को बोलते हैं, ठीक है। और बाकी चल जाएगा आपको सीएनजी। तो सीएनजी कैसे चलता है, तो सीएनजी चलता है आपका मीथेन और इथेन से। बाकी नेचुरल गैस आपका मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिए। तो देखिए आपका 3 का सी का 1 होगा, सॉरी इसको देखिए सी का 1 हो जाएगा, सीएनजी मीथेन में चला जाएगा और नेचुरल गैस मीथेन और इथेन में जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, नेचुरल गैस मीथेन और इथेन, सीएनजी से मीथेन होता है और एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, जो सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है तो लोहा, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो जो सबसे अधिक मानव शरीर में पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए कि मानव शरीर में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाने जो तत्व है वो ऑक्सीजन है 65%, फिर कार्बन है 18%, फिर हाइड्रोजन है 10%, फिर नाइट्रोजन है 3%, फिर कैल्शियम है 1.4%, फिर फास्फोरस है 1.1%। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनाया जाता है। ऑप्शन है केंद्रक, अंतर्द्रव, जलिका या ग्लाइजिकाय या राइबोसोम। तो जो ये कोशिकांग जो बनाया जाता है वो आपका ग्लाइजिकाय से बनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी होगा, राइट आंसर। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि लाइसोसोम की उत्पत्ति ग्लाइकोजेज अथवा अंतर्द्रव जलिका से होता है। क्रिश्चियन डी डूबे ने सर्वप्रथम 1955 में लाइसोसोम की खोज किया था। इसे आत्मघाता थैली भी कहा जाता है, आत्मघाता थैली भी कहा जाता है किसको, लाइसोसोम को, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ मतलब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसे पर क्या कार्य होगा। तो उस पर कोई कार्य नहीं होगा, शून्य होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। देखिए यहाँ
ये वृत्ताकार में घूम रहा है, इसका कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जब लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तब परिपथ में धारा जो है उसका करंट क्या होता है, शून्य हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अपर्याप्त रूप से बढ़ जाता है या अदृश्य रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो ये पर्याप्त जितना है उससे थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी वाला, सी वाला होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट में, कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ खास नहीं है, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, स्कारबोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल या थायमिन। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। देखिए राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है, और स्कारबोलिक एसिड को विटामिन C कहा जाता है, रेटिनॉल को विटामिन A कहा जाता है, और थायमिन को विटामिन B1 कहा जाता है। जो बेरी-बेरी-1 होता है, बेरी-बेरी रो, विटामिन 1 की कमी से हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, जिसको थायमिन बोलते हैं रासायनिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो वह कौन सा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, क्रोमियम। तो जो रक्त में नहीं पाया जाता है वो आपका तांबा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए तांबा जो है रक्त में नहीं पाया जाता। बात कर लेते हैं तांबा का, तो तांबा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसको कॉपर बोलते हैं Cu, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। बात कर लेते हैं जिंक का, तो जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30। ये सब सारा पॉइंट भी याद रखिएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये सब भी काम आता है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत का नहीं है। तो वो पंचशील सिद्धांत का कौन सा नहीं है, तो ये आपका नाभिकीय निवारण जो है परमाणु प्रतिरोध, ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा इसका। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ दिया हुआ, इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सम्मिलित नहीं है। जो राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कूनो मध्य प्रदेश, ये सही है। नोकरेज रिज जो है वो मेघालय में है, ये भी सही है। मरीन जो गुजरात में, ये भी सही है। लेकिन हेमिस जो है जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला। हेमिस कहाँ है, तो लद्दाख में, याद रखिएगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भारत में कुल 105 नेशनल पार्क है, जिससे 105 नेशनल पार्क कूनो है जो कि मध्य प्रदेश में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ स्थित है, हेमिस। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो कौन सा जो है खरीफ फसल नहीं है, तो पहले देख लेते हैं कौन सा खरीफ फसल है। ऑप्शन है सरसों, धान, ज्वार और सोयाबीन। तो देखिए जो खरीफ फसल है वो आपका ज्वार है, सोयाबीन है और धान है, लेकिन सरसों जो खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है खरीफ फसल प्रमुख फसल की चावल जैसे सोयाबीन हो जाता है, मोती जाता है, ये सब जितना भी है वो सब खरीफ फसल है। ठीक है, कपास, गन्ना सब, ये सब मूंगफली जो सब है खरीफ फसल है। रबी फसल की बात कर लेते हैं तो गेहूँ, चना, ये सब जो है वो क्या है, तो रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। तो किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के में सेवा किया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। तो जो ये सेवा किए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य में किए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ दिया हुआ, इसको एक बार देख लीजिए। इंडिका कौन लिखा था, तो मेगास्थनीज लिखा था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किताब उल यामनी किसकी रचना है। ऑप्शन है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी या अमीर खुसरो। तो जो ये किताब उल यामनी है ये उतबी की रचना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा, उतबी। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उतबी का नाम जो किया वो किताब उल यामनी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पोलीगारो विद्रोह जो हुआ वो कहाँ हुआ था। पोलीगारो विद्रोह ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, असम। तो जो ये हुआ था पोलीगारो, ये तमिलनाडु में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जो कब हुआ था, तो याद रखिए 1901 से लेकर 1956 तक चला था ये युद्ध, पोलीगारो युद्ध, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखें उसको देख लीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और बिहार सचिवालय सहायक होने वाला है अक्टूबर या 9 अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए बिहार सचिवालय सहायक का। उसका ये 10th वीडियो है। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक बता चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी तरह इस श्रृंखला आपको डेली मिलता रहेगा जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में, पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसको, रहमतुल्लाह सैनी, विसर नारायण धर, अंबिका चरण मजूमदार या गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए जो पहली बार राष्ट्रगान गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो ये गाया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे विसर नारायण धर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो जनगण गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता विसर नारायण धर ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लंदन में कर्जन वाली की हत्या का संबंध है। जो लंदन में कर्जन वाली की हत्या किसने किया था? ऑप्शन है मदन लाल डिंगर, अरविंद घोष, उधम सिंह या सोहनलाल भाकना। तो जो ये कर्जन वाली की हत्या किए थे वो मदन लाल डिंगर ने किया था 1908 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 1909 में, सॉरी, उसके जो हत्या किए थे 1909 में किए थे। देखिए 1909 में लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल डिंगर ने कर्जन वाली, जो कि भारत के सचिव मार्ले के सलाहकार थे, उसकी हत्या कर दिए थे। यही है मदन लाल डिंगर। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विशेषता नहीं थी। तो कौन सा जो भारत सरकार की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन है हिंसात्मक कार्यवाही, समानांतर सरकारें, स्वतः अस्कूप विद्रोह या इनमें से सभी। तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन में था ये सभी रिलेटेड करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, सभी होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ दिया एक्सप्लेनेशन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1942। कब डेट? तो 8 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा। जिसे महात्मा गांधी ने बोला था करो या मारो। क्वेश्चन 42 है कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, एनी बेसेंट और MR जयकर। तो जो तीनों गोल में सम्मेलन में 2 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन एक लोग का ऑप्शन में नाम नहीं है, सिर्फ भीमराव अम्बेडकर है जो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। एक और थे तेज प्रताप सप्रू ने, वो भी भाग लिए थे तीनों गोल में सम्मेलन में। अगर ऑप्शन रहता ई वाला ऑप्शन तो ई वाला मारते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन में और रहता तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। बात कर लेते हैं दूसरा गोल में सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। तीनों गोल में सम्मेलन कब हुआ था? तो जो पहला हुआ था 1930 में हुआ था, सेकेंड वाला हुआ था 1931 में और थर्ड वाला हुआ था 1932 में। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। अम्बेडकर ने अपने दल में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से और सप्रू जी ने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्ठ के शासनकाल में सर्वप्रथम जो हुआ था वो कश्मीर के कुंडलगढ़ में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बौद्ध संगीति 4 टोटल बौद्ध संगीति हुआ था जिसमें बोल रहा है तो जो चौथा हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके चौथा वाला का ऑप्शन है अशोक घोष, वसुमित्र, महाकश्यप या गोगली पुत्र मिस। तो जो ये थे वो आपका वसुमित्र थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। बात कर लेते हैं पहला कहाँ हुआ था, तो पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा तो दिया हुआ है कहाँ? कुंडलबन कश्मीर में, ठीक है। पहला किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के। दूसरा जो हुआ था वो कालाशोक के। और जो तीसरा हुआ था वो आपका अशोक का। और जो चौथा हुआ था वो आपका कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। तो ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ दिया हुई होगा। देखिए जो चौथा हुआ था इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वसुमित्र कर रहे थे, ठीक है। देखिए सबका डेट दिया हुआ, पहला जो हुआ था 400 BC में जो राजगीर में हुआ था, दूसरा जो हुआ 383 में जो BC में हुआ था वो वैशाली में हुआ था, और जो तीसरा हुआ था 250 BC में जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा 772 AD में जो हुआ था जो कश्मीर कुंडलगढ़ में हुआ था, ये भी याद रखना, जिसमें कनिष्ठ ने भाग लिया था। पहला मैं अभी बताया था आपको काला अशोक, और ये अजातशत्रु, फिर काला अशोक, फिर थर्ड अशोक, फिर कनिष्ठ। बाकी आपका ये यहाँ प्रेसिडेंट है कि किसके इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार क्या है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए ऑप्शन है 10, 11, 11, 12, 14, 15 या 17, 18। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो वर्तमान आधार है वो आपका 11-12 है, 2011-12। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं हो रहा, एक बार हुआ था गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के तहत होता है, एक बार पूछता है गरीबी उन्मूलन। तो जो गरीबी उन्मूलन है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो ये हुआ था गरीबी उन्मूलन पश्चिमा पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन में है ऑप्शन सी। लेकिन अगर क्वेश्चन रहता कि गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वो छठा में होता आंसर उसका, ठीक है। जो पश्चिमा हुआ था कब हुआ था डेट उसका 1974 से 1979 तक हुआ था, ये डेट याद रखेगा। और जो पश्चिमा हुआ था छठा हुआ था 1980 से 1985 तक हुआ, ये छठा वाला है और ये पश्चिमा वाला है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 80-85 में गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। यह ध्यान देने आवश्यक है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है 74 से 79 तक गया था, उसमें गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग को भी पढ़ा होगा। ऑप्शन है 10 मीटर, 32 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर। तो ये जो है 17 मीटर होना चाहिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन वेबर की इकाई है। ऑप्शन विद्युत प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जो ये है इसका वेबर का जो इकाई है चुंबकीय प्रवाह, राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह। बाकी कर लेते हैं और सबका बात। चुंबकीय प्रवाह का वेबर होता है, चुंबकीय तीव्रता जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसका टेस्ला होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उसका होता है मात्रा गॉस। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है फूल, फल, जड़, तना। तो ये तना से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा, तना। देखिए हल्दी का पौधा है जो तना से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किया था। ऑप्शन है कुषाण, शक, सातवाहन, इंडो ग्रीक शासक। तो जो शीशे के सिक्के चलाए थे वो सातवाहन वंश ने चलवाया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी बना हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, तो ये शीशा का जो सिक्का था ये सातवाहन वंश ने चलाया था। क्वेश्चन लास्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 का आज लास्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है कि उलट बटोर निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है। उलन बटोर ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है किस देश की राजधानी है उलन बटोर, तो ये मंगोलिया की राजधानी है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी था। तो ये था ये जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको रिपीट होगा हर एग्ज़ाम में। जो लोग इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।